Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your previous year question series for electronic science students and आज हम कर रहे हैं जुलाई 2018 के क्वेश्चंस. कुछ 15 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने लास्ट वीडियो में इसके कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो है वो आज हम इसके कवर करेंगे. स्टूडेंट्स मैंने जो आपको बताया था कि जो इसमें जो आपका जो अपडेटेड सिलेबस जो है वो नहीं है, क्योंकि जुलाई 2018 में आपका सिलेबस जो है वो अपडेट नहीं हुआ था, दिसंबर में हुआ था. इसलिए इसमें जो एक आपका सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग जो आपके अपडेटेड सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपका उसके क्वेश्चन जो है मैं आपको कवर नहीं करवा रही हूँ इनमें. ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑप्टिकल सोर्सेज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन. सो ऑप्टिकल सोर्सेज के लिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे शुड हैव लार्ज स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ. सेकंड स्टेटमेंट इज दे शुड हैव वेरी नैरो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ. Third statement is they should accurately track the electrical input signal. And fourth statement is the source should have linearity properties. सो आउट ऑफ द above फॉलोइंग आर करेक्ट. सो इसमें हमें ऑप्टिकल सोर्सेज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेड दे शुड हैव लार्ज स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ. नो, ये जो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो ऑप्टिकल सोर्सेज होती हैं उनकी स्मॉल बैंडविड्थ होती है. ओके, सो फर्स्ट सेकंड इज दे शुड हैव वेरी नैरो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ. या दिस इज ट्रू, बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया है कि नैरो होती है, स्मॉल होती है, तो इसलिए नैरो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ होती है. थर्ड स्टेटमेंट इज दे शुड एक्यूरेटली ट्रैक द इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल. या दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. जो ऑप्टिकल सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, बिकॉज जो ये जो है वो इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल जो है उनको एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज द सोर्स शुड हैव लीनियरिटी प्रॉपर्टी. या फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो यहाँ पे आपका बी सी एंड डी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी. अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, दैट इज सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेट ट्रांसफॉर्म. ओके, सो जेट ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है एंड हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द जेट ट्रांसफॉर्म रिप्लेसेस द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सैम्पल डेटा सिस्टम. या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वी ऑल नो दैट जो जेट ट्रांसफॉर्म है वो डिस्क्रीट में होता है हमारा. कुछ इस तरीके से सैम्पल्स इसके लिए जाते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ में. ओके, सो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कॉन्टीन्यूस में होता है, इसलिए जो जेट ट्रांसफॉर्म होगा वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिप्लेस करेगा फॉर सैम्पल डेटा सिस्टम के लिए. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज द जेट ट्रांसफॉर्म रिप्लेसेस द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कॉन्टीन्यूस डेटा सिस्टम. नो. Okay, third statement is the jet transform provides direct parallels to the S-plane analysis of transient steady state error stability etc. Yeah, this statement is also true. जो जेट ट्रांसफॉर्म जो है वो उससे हम स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट एरर एंड ट्रांजिएंट्स जो है उनका एनालिसिस कर सकते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट इज वी कैन नॉट मैप पॉइंट्स ऑन एस प्लेन टू पॉइंट्स ऑन जेड प्लेन. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हम जो है वो एस प्लेन से जेड प्लेन में मैपिंग कर सकते हैं. ओके, सो आपका ए स्टेटमेंट एंड सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा. दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोल्स एंड जीरोज ऑफ नेटवर्क फंक्शंस. सो यहाँ पे एक नेटवर्क फंक्शन के पोल्स एंड जीरोज के बारे में आपको बताया गया है. सो हम सबको पता है कि अगर हम नेटवर्क फंक्शन के पोल्स एंड जीरोज की बात करेंगे तो जो न्यूमरेटर में हमारे होते हैं वो जीरोज होते हैं, एंड अगर डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो वो हमारे पोल्स होते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज the total number of poles is equal to the total number of zeros in rational network function. या this statement is true. इसमें क्या होता है कि अगर हमारा अगर हम प्रॉपर फंक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो पोल्स जो होंगे वो जीरोज़ के इक्वल होने चाहिए. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज द पोल्स एंड जीरोज़ ऑफ ए नेटवर्क फंक्शन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स. या दिस इज ऑल्सो ट्रू. जो पोल्स और जीरोज़ होते हैं हमारे नेटवर्क फंक्शन के वो रिस्पॉन्स के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं. ओके, या ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है. थर्ड स्टेटमेंट इज द पोल्स ऑफ ए नेटवर्क फंक्शन डिटरमाइन द वेवफॉर्म ऑफ द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिस्पॉन्स. या थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो आपके यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स है वो ट्रू हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी. दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। सो हमें लिस्ट वन में कुछ ट्रांसड्यूसर टाइप्स दे रखे हैं एंड लिस्ट टू में इनका हमें वर्किंग दे रखी है कि इनका ऑपरेशन क्या है। ओके, सो फर्स्ट जो है आपका लिस्ट वन में वो है एलवीडीटी, सेकंड इज कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर, थर्ड इज पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप ट्रांसड्यूसर। सो फर्स्ट इज एलवीडीटी। सो एलवीडीटी जो है वो आपका उसमें वो एक मैग्नेटिक कपलिंग होती है आपकी एलवीडीटी में, तो ये थर्ड से मैच करेगा। कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिव होता है, तो फर्स्ट से मैच करेगा। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है वो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, तो फोर्थ से मैच करेगा। एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप ट्रांसड्यूसर जो होता है वो एक मोशन ट्रांसड्यूसर होता है, तो ये 2 से मैच करेगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 3 1 4 2। अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मैचिंग विद लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ओके, एंड लिस्ट वन में हमें कुछ जो आपके माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में गिवन है। तो लिस्ट वन में फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ पैरेलल पोर्ट्स इन 8051। तो 8051 कंट्रोलर में आपका जो नंबर ऑफ पैरेलल पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास 4। ओके, सो नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो होते हैं डीएमए चैनल में 8257 के वो होते हैं आपके पास 2। टाइप ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके पास 5। ओके, 8085 में नंबर ऑफ प्रायोरिटी मोड्स जो होते हैं 8259 में वो आपके पास होते हैं 3। तो अगर हम इसको मैच करेंगे तो ये आपके पास मैच करेगा 3 1 4 2। और यहाँ पे भी अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन 4 जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर गिवन। सो कुछ मटेरियल्स हमें गिवन है, दैट फर्स्ट मटेरियल आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल गिवन है कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फेट। तो अरेंज द अबव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर होल मोबिलिटी एट 300 केल्विन। सो ये जो ऐसे जो क्वेश्चन है ना आपके बहुत बार आपके एग्जाम्स में आए हैं, रिपीट होते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट हो चुका है, तो आप इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको इनकी जो वैल्यूज़ हैं होल मोबिलिटी की, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की या फिर बैंड गैप जो वैल्यूज़ हैं इनको आपको याद रखना है, ताकि आपके अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है नेक्स्ट एग्जाम में तो आप उसको कर सकें। ओके, सो सी हमें पता है कि जो होल मोबिलिटी होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से लेस देन होती है। ओके, सो अगर हम बात करें इन सब के होल मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड बैंड गैप, तो मैं इन तीनों का कुछ आपको बता रही हूँ कि इसके बैंड गैप और इन सब के बारे में कुछ बता देती हूँ मैं आपको कि अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होगी हमारे पास, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ओके, सो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो हमारी सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो होगी वो होगी हमारे पास 1600। होल मोबिलिटी जो होगी वो हमारे पास 430 होगा एंड बैंड गैप जिसको हम इजी से डिनोट करते हैं वो हमारे पास 1.1 होगा। ओके, अगेन हम अगर बात कर रहे हैं गैलियम आर्सेनाइड की, तो गैलियम आर्सेनाइड की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपकी 9200 होती है। ओके, एंड होल मोबिलिटी जो होगी वो 400 होगी। ओके, एंड इसका बैंड गैप होगा वो हो जाएगा 1.42। अगेन हम इंडियम फॉस्फेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5400 जो इसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होगी एंड 200 इसका होल मोबिलिटी होगी एंड 1.37 जो है इसका बैंड गैप होगा। ओके, सो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, होल मोबिलिटी एंड बैंड गैप जो आपको याद होने चाहिए। तो ये जो मैंने आपको आपके जो रिवीजन कोर्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें मैंने इसकी एक टेबल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं एंड उस टेबल को लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर होल मोबिलिटी, तो हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि इंडियम फॉस्फेट का सबसे कम है, देन फिर हमारा गैलियम आर्सेनाइड का और देन हमारा सिलिकॉन का। तो कार्बन जो होता है, कार्बन हैज़ हाईएस्ट होल मोबिलिटी। ओके, ऑल अमंग ऑफ द ऑल। ओके, सो यहाँ पे जो होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सबसे कम होगी डी की, दैट इज इंडियम फॉस्फेट, फिर आपकी सी की दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, देन सिलिकॉन एंड देन ए दैट इज कार्बन। तो डी सी बी ए दैट इज फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एम्पलीफायर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर करंट गेन। तो हमें करंट गेन के अकॉर्डिंग इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करना है। सो फर्स्ट इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, सेकंड इज कॉमन बेस एम्पलीफायर,
थर्ड इज डार्लिंगटन एम्पलीफायर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड फोर्थ इज कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। सो ये जो क्वेश्चन है वो भी आपका नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है करंट गेन के, तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास होगा यहाँ पे कॉमन बेस होगा जो वो सबसे कम होता है, देन फिर कॉमन एमिटर होगा, देन आपका कॉमन कलेक्टर होगा, और सबसे ज़्यादा आपका होगा डार्लिंगटन एम्पलीफायर का। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो आप अगर आपने मेरे प्रीवियस ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ BADC, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन में आपके वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, next question is assertion and reason question. So our assertion says in a PN junction the electron crossing the junction from right to left constitute a current in the same direction as hole crossing the junction from left to right. So अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम असर्शन को समझते हैं कि असर्शन बोल क्या रहा है हमें। तो असर्शन सेज इन ए PN जंक्शन, एक PN जंक्शन डायोड जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, एंड जो करंट जो उसमें फ्लो होगी वो सेम होगी एज द डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एज होल, जिस तरीके से होल जो होगा वो क्रॉस करेगा जंक्शन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो सी अगर हम इसमें इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा ये PN जंक्शन हो गया। ओके, सो अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ओके, एंड होल्स जो है वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यही हमें असर्शन में बता रखा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो जो हमारी करंट होगी वो अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। एंड होल्स जो है वो क्रॉस कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, सो सेम होगी करंट की डायरेक्शन हमारी, होल्स जो क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन, तो हमारा असर्शन जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे असर्शन जो है वो ट्रू है। रीजन इज सेज इन ए PN जंक्शन द लो वैल्यू ऑफ डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड विद रिवर्स बायसिंग, या दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम PN जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे जो होल्स हैं वो बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इससे क्या होगा, डिप्लेशन रीजन जो होगा बहुत कम हो जाएगा, जो लो वैल्यू हो जाएगी डिप्रेशन रीजन की। सो रीजन इज द ट्रू बट रीजन इज नॉट द वैलिड रीजन फॉर अवर असर्शन। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल गेन ऑफ ए कैस्केडेड सिस्टम इज डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द गेन्स ऑफ ईच स्टेज, या असर्शन इज ट्रू। सो सी अगर हम कैस्केड में दो गेन्स को अगर हम कैस्केड में कनेक्ट करते हैं, तो कैस्केड का क्या मतलब होगा कि आउटपुट ऑफ फर्स्ट इज कनेक्टेड टू सेकंड ऑफ द इनपुट। ओके, सो इनपुट ऑफ द सेकंड, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट गेन हमारे पास इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज G1 G2। ओके, एंड रीजन इज सेज द गेन्स ऑफ ईच स्टेज मस्ट बी डिटरमाइंड अंडर लोडेड कंडीशन, या रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर असर्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question is the simple one dimensional diffusion process can be given by, सो हमें वन डायमेंशनल डिफ्यूजन प्रोसेस की इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, तो अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो आपका जो ऑप्शन थर्ड जैसे ऑप्शन सी जो है दैट इज del C xt अपॉन del t इज इक्वल टू d del स्क्वेयर C अपॉन del x स्क्वेयर फंक्शन ऑफ xt। सो आपको जो सी स्टेटमेंट है दैट इज सी इक्वेशन जो है वो वन डायमेंशनल डिफ्यूजन प्रोसेस को डिनोट करती है, तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी इज, सो हमसे यहाँ पे Ni की वैल्यू जो है वो पूछी है, Ni का जो फॉर्मूला है वो हमसे पूछा गया है। ओके, सो हमें पता है कि Ni स्क्वेयर का फॉर्मूला हमारे पास होता है NC/NV e⁻⁻ अपॉन 2kT। सो अगर हमें Ni का पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, Ni जो होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, रूट ऑफ NC/NV e⁻⁻ अपॉन 2kT, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। सो ये जो आपके पास है इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी जो होगी, और आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। फर्मी लेवल्स जो होंगे वो आपको इक्वेशन जो उसके इक्वेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए, आपसे डायरेक्टली भी ये पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मल नॉइज इज पास्ड थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर having cut off frequency at omega hertz. The autocorrelation value of the noise at the output of the filter is given as, so हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि अगर हम एक जो लो पास फिल्टर है
हमारे पास एक आइडियल लो पास फिल्टर है, उससे हम नॉइज़ को पास करवाते हैं, थर्मल नॉइज़ को हम उसको पास करवाएंगे, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है अपने पास लो पास फिल्टर की वो है मेगाहर्ट्ज़। ओके, जो ऑटो कोरिलेशन वैल्यू होगी उस नॉइज़ की जो फिल्टर के आउटपुट पे वो हमसे पूछी गई है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सिंक फंक्शन ओवर द रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो सिंक फंक्शन जो होगी इसके की ऑटो कोरिलेशन वैल्यू जो होगी नॉइज़ की आउटपुट पे, तो सिंक फंक्शन हमारा क्या होता है, सिंक फंक्शन जो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इसमें जो क्या होगा आपके पास एनर्जी जो होगी वो साइड लोब्स में रिड्यूस हो जाती है एंड जो मैक्सिमम होता है ये एट ओरिजिन पे। ओके, सो आपका थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज सिंक फंक्शन ओवर द रेंज ऑफ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमें गिवन है, तो हमें चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज CMOS हैज़ higher speed and smaller power than BJT. No, this is wrong because BJT has high switching speed. So इसलिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट इज CMOS ICs inputs should never be left unconnected as it may damage the device. The second is true. Third statement is CMOS ICs with schematic trigger inputs are useful for better noise immunity. Third is also true. And fourth is CMOS is most popular logic family in VLSI technology. And fourth is also true. तो आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज B, C, D स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 8086 माइक्रो प्रोसेसर। सो यहाँ पे आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे गिवन है एंड आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है और कौन सी जो है वो फॉल्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इंस्ट्रक्शन क्यू साइज इज 8 बाइट्स। नो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज आपकी जो इंस्ट्रक्शन जो क्यू साइज होता है वो 6 बाइट का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है, ईच इंस्ट्रक्शन जो होता है वो 6 बाइट का होता है, इसलिए आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू भी आपकी जो होगी वो 6 बाइट की होगी। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेगमेंट रजिस्टर साइज इज 16 बिट वाइल फिजिकल एड्रेस साइज इज 20 बिट्स। या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज हमारा जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें 16 बिट डेटा लाइन्स होती हैं, 20 बिट एड्रेस लाइन्स होती है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज सेगमेंट्स आर डिसजॉइंट। नो, this is not true. And fourth statement is beginning address of a segment must be divisible by 16. okay, so ये this statement is true and B and D जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, that is option second is the correct answer. okay, next and last question is the following statements are correct for DSB-SC signal. यहाँ पे आपको DSB-SC सिग्नल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। DSB-SC का क्या मतलब होगा? यहाँ पे आपके पास डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर ट्रांसमिशन। तो सप्रेस्ड कैरियर ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो कैरियर है उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है एंड जो ओनली साइड बैंड्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, तो इसका जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारे पास होता है MTCT। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ ए लो पास फिल्टर। या दिस इज ट्रू। सेकेंड इज इट नीड्स मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर। नो, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज जो DSB-SC हैज़ मैक्सिमम ट्रांसमिटेड पावर। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। या दिस इज ट्रू। अगर हम जैसे हमारे पास कोई भी मैसेज सिग्नल है उसको हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से पास करवाएंगे एंड उस पर एक हम कैरियर सिग्नल देंगे तो हम वी गेट आवर DSB-SC सिग्नल दैट इज MTCT। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट वो आपकी ट्रू हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट इज बैंडविड्थ ऑफ DSB-SC इज ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। या दिस इज ट्रू। जो बैंडविड्थ होती है हमारी DSB-SC सिग्नल की इज इक्वल टू 2FM। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2FM। FM यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज A, C एंड D स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन जो है वो आपकी लास्ट वीडियो में कवर किए थे एंड 15 क्वेश्चन जो है मैंने आज आपके यहाँ पे कवर किए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट 15 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।